हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा। और इससे रिलेटेड कुछ क्लासेस पहले आ गई हैं। तो ये क्लास आज डे 3 की क्लास है। इसके अंदर हम लोग स्कोप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे आप एग्जाम के लिए इस टॉपिक को याद करके जा सकते हैं कुछ चंद पॉइंट्स में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लॉन्ग में हर किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप भी टीचिंग रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके 15 मार्क्स ये जरूर बनाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं प्रस्तावना से अपने टॉपिक की। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना के अंदर हमें अपने टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को समझे तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए सिर्फ जो हमें करिकुलम, टीचर्स या फिर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स यही जरूरी नहीं है, बल्कि जो पूरा का पूरा चीज़ें हैं उनको कैसे नियोजित करना है, संगठित करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, निर्देशित करना है और समन्वित करना है, चीज़ों को करने के लिए कैसे प्रेरित करना है और नियंत्रित करना है, ये सारी चीज़ें आवश्यक है। इन सभी कार्यों को संपन्न करने की प्रक्रिया को शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यही है कि कैसे पूरा का पूरा मैनेज हो रहा है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो भी लक्ष्य है टीचिंग से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो भी चीजें हो रही है उनको अच्छे से नियोजित करना, संगठित करना, निर्देशित करना और समन्वित करना, प्रेरित करना एवं नियंत्रित करना। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बहुत अत्यंत व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है। और सबसे टॉप पर अगर कोई आता है तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आता है। उसके बाद मैनेजमेंट की अलग अलग संस्थानें हैं, मैनेजमेंट के बाद छोटे लेवल पे चीजें आती हैं। तो देखिए, इसमें विद्यालय की आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियां शामिल है। विद्यालय की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की गतिविधियां इसके अंदर शामिल है। अब इसका अर्थ समझने की फिर से कोशिश करते हैं। देखिए, शिक्षा प्रशासन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शैक्षिक संस्थान है, उन संस्थान है ना अलग अलग, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव भौतिक संसाधनों एवं संसाधनों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। ये जो शब्द है ना आपको इस टॉपिक के लिए याद रखने। नियोजन कैसे होगा, संगठन कैसे काम करेगा, निर्देशन कैसे होना है, समन्वय कैसे होना है, नियंत्रण कैसे होना है चीजों पर, और चीजों का आखिरी में मूल्यांकन करना कि कितना हद तक प्रोसेस पूरी कामयाब हो पाई है। ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के लिए याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो हमारे अच्छे अच्छे विचारक आए उन्होंने क्या इसके बारे में कहा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले अब आपको एग्जाम के लिए याद रखिए कि इनमें से कोई 2 डेफिनेशन तो तैयार करके जानी ही है, क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी याद कर पाना और एग्जाम हॉल तक ये थोड़ा मुश्किल रहता है। तो फिर देखिए, इसमें कोशिश करते हैं। मैंने कुछ अच्छी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे रखी है। जैसे थियोडोर हेमन है, वो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल्स। अब उसके बाद है हमारे अगले पुटर्स और ओ डोनेट। तो इनका कहना है प्रशासन संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो भी संगठन है उनकी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के समन्वित उपयोग की प्रक्रिया है। उसके बाद अगले आते हैं लुइस ए एनन। तो लुइस ए एनन का कहना है प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नीति निर्धारण के बाद उन्हें क्रियान्वित व सिद्ध किया जाता है। तो नीति बनाने के बाद उन्हें प्रोसेस किया जाता है और प्रूफ किया जाता है। आगे है हमारे पास अगले आए विद्वान, उनका वो थे हैरोल्ड कुंटज। तो इनका कहना था कि प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानव समूहों के प्रयासों का समन्वय है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानव समूह में प्रयास करता है उसी का समन्वय है। आगे है F.G. टेलर। इनका कहना था कि प्रशासन वह कला है जो यह निर्धारित करती है कि क्या करना है और किस प्रकार करना है, साथ ही साथ कौन करेगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके बारे में। अगर हम स्कोप का एक संक्षिप्त परिचय देखें, इस टॉपिक को समझें कि इसके अंदर आखिर चीजें क्या आती हैं, तो उसे किस तरह से देख सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारा टॉपिक स्कोप था और हम यहाँ तक, तो ये मेरे को बस इतना समझाना था कि अगर आप एग्जाम हॉल में अगर 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिखेंगे तो आप इस अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। पहले प्रस्तावना, फिर टॉपिक के बारे में थोड़ा बताएंगे, कुछ डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद उसके स्कोप्स लिखेंगे। तो देखिए, शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है, बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है और कैसा है, बहुआयामी है। इसमें विद्यालय या शैक्षिक संस्थान के भीतर होने वाली गतिविधियों के साथ साथ, तो देखो विद्यालय या फिर कोई भी शैक्षिक संस्थान है उसके अंदर, उसके बाहर होने वाली अंदर होने वाली गतिविधियों के साथ जो बाह्य वातावरण से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या होता है, शैक्षिक संस्थानों के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक कार्य एवं जिम्मेदारियां आती हैं जो शिक्षा को प्रभावी, सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायता करती है। तो कुछ पॉइंट तो आपको इसमें स्कोप में ये याद रखने हैं। सबसे पहले अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है।
अगर कोई स्कूल ही ले लो, संस्था ले लो ना शिक्षा से जुड़ी हुई, उसके आंतरिक कार्य के साथ साथ उसके बाह्य वातावरण से जुड़े जो कार्य हैं वो भी उसके अंदर आते हैं। दूसरा ये याद रखना है, इसका जो एम याद रखना, मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रभावी ढंग से इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी शैक्षिक संस्थान है या जो स्कूल्स है, उद्देश्य उनका प्रभाव, वो अपने उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक कार्य व जिम्मेदारियां आती हैं जो शिक्षा को प्रभावी, सुचारू और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक है। अब देखो हम स्कोप्स देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है एजुकेशन प्लानिंग, जो नियोजन मतलब प्लानिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग आएगा, इसमें मतलब चीजें कैसे होनी है उसके बारे में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो नियोजन शैक्षिक प्रशासन की प्रथम व आधारभूत प्रक्रिया है, सबसे पहली और कैसी आधारभूत, प्रथम और आधारभूत प्रक्रिया है। इसके बिना कोई भी शैक्षिक कार्य सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो सकते। तो अगर कोई भी आप काम करने जा रहे हैं लेकिन उसके बारे में आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं है उसको लेके, तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो इसका जो मुख्य कार्य है वो देख लेते हैं कि नियोजन के अंदर कौन कौन से काम आते हैं। सबसे पहले नियोजन के अंदर आता है जो शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी एजुकेशन के जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारित करना। उसके बाद देखो उसके अंदर साक्षरता बढ़ाना, उदाहरण के लिए साक्षरता बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यही तो लक्ष्य होंगे ना एजुकेशन के। उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना, इस बात का आकलन करना कि हमारे पास अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने संसाधन है और कितने शिक्षक है, कितने भवन है, धन कितना है, पुस्तकें कितनी है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं उसको इक्वालिटी के साथ सबको मिल पाना ये भी तो जरूरी है ना। उसके बाद भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, तो आपने ये काउंट कर लिया कि कितने आपके पास संसाधन है, उसके बाद कितनी संसाधनों की और आवश्यकता है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर कक्षा की योजना बनाना, देखो जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई तो आपने पहले से पूर्वानुमान लगाएंगे ना कि अगर संख्या बढ़ गई है स्टूडेंट की तो आप क्लास का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। विभिन्न विकल्पों पर विचार करना, जैसे स्कूल खोलने के स्थान का चयन करना, कहाँ पे स्कूल खोलेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। उपयुक्त योजना बनाकर क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार करना, तो पूरा वर्ष भर का आप ईयरली प्लानिंग बना लेंगे कि ऐसे ऐसे काम होगा, उसके बाद चीजें चलेंगी। अब देखो योजना का मूल्यांकन एवं संशोधन करना, जो भी योजना बनी उसके बाद जो योजना पर काम हुआ तो उसका मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि कितना परिणाम आपको मिला और कितनी योजना में सुधार की, संशोधन की जरूरत है। आई होप आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो टॉपिक समझ आ रहा होगा। अब ये देख लेते हैं नियोजन में इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या क्या है। तो ये कुछ एम्स को लेके काम करता है। सबसे पहला तो रहता है लक्ष्य की स्पष्टता, इसका एम लक्ष्य क्लियर रहता है। और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अप्रोच अपनाता है, डाटा के आधार पर ही निर्णय लेता है। लचीलापन है, परिस्थितियों के अनुसार क्या होगा, बदलाव की गुंजाइश इसमें होती है। निरंतरता यानी पूरी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। और अधिकतम परिणाम सिद्धांत, ये चाहता है कि जो अधिकतम परिणाम मिले इसके सिद्धांत पे काम करता है। और भविष्य उन्मुख रहता है, बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है। अब उसके हमने देख लिया सबसे पहले इसकी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले प्लानिंग आता है स्कोप्स के अंदर। उसके बाद देखिए दूसरी चीज आती है संगठन। तो संगठन का अर्थ होता है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का समुचित विभाजन। तो देखिए सबको अलग अलग काम दिया जाएगा ना, उसी का विभाजन और उसके बीच समन्वय स्थापित करना। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। हाँ, इसके स्कोप्स के अंदर उसके कार्य ही आ गए कि उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, कैसे कैसे काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है संगठन का, कि वो जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो कार्य है, अधिकार है, उत्तरदायित्व है, समुचित विभाजन किस अकॉर्डिंग करना है, कैसे कैसे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रुप ऑफ पीपल्स में, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं उसके बाद कुछ और चीजें संगठन के बारे में। तो अभी आपको इसका मुख्य कार्य समझ ही आ गया होगा। सबसे पहले इसके अंदर है कार्यों एवं उत्तरदायित्व का विभाजन। जो भी कार्य और उत्तरदायित्व है उनका विभाजन, जैसे प्रधानाचार्य का क्या कार्य होगा, शिक्षक का क्या होगा, जो लिपिक है उसका क्या होगा, आदि सहायक है उसका क्या क्या काम है किसी भी योजना को करने में। अब देखो अधिकारों का वितरण, किसको कितने अधिकार दिए जाएंगे, उदाहरण किसे निर्णय लेने का अधिकार है, और ये सारी चीजें आएंगी। विभिन्न विभागों का संगठन, जैसे शैक्षिक प्रशासन, वित्तीय विभाग, इसका संगठन भी होता है ना। और उसके बाद है समन्वय एवं सहयोग स्थापित करना। तो स्टाफ मीटिंग हो गया, विभागीय समन्वय हो गया, इसको स्थापित करने के लिए बार बार बुलाई जाती है। संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना, एक संगठन हमारी संरचना का निर्माण करना भी इसका कार्य है। संगठन की प्रभावशीलता बनाए रखना, ये भी इसी का कार्य है। तो आपको कार्य समझ आ गए होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, उसका कार्य। अब देखिए इसको इसकी संगठन की संरचना कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। उसके बाद प्रशासक आएगा। एक प्रशासक के तौर पर आप एक प्रधानाचार्य को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक स्कूल को मैनेज करता है, उसका मैनेजमेंट उसके पास होता है। तो अब देखिए उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे स्कूल में होते हैं ना, या फिर आप कॉलेज में भी देखें तो एक सबसे पहले तो शिक्षा से संबंधित विभाग होगा। उसके बाद प्रशासनिक विभाग होगा, जैसे स्टाफ होगी, प्रबंधन हो गया, उपस्थिति, अनुलेखन, इससे संबंधित। और सहायक सेवा से रिलेटेड भी विभाग होंगे। आप इसको अगर कॉलेज स्तर के एग्जाम्पल से समझ पाएं तो जरूरी है, ये बात कंफर्म है कि आप इसको समझ पाएंगे। तो देखो प्रधानाचार्य के नीचे छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं। एक शिक्षा से संबंधित, प्रशासनिक विभाग और क्या सहायता विभाग। शिक्षा से संबंधित विभाग के अंदर पाठ्यक्रम योजना कैसे बननी है, शिक्षक अधिगम कैसे होना है, परीक्षा और मूल्यांकन आ गया। और प्रशासनिक विभाग के अंदर स्टाफ प्रबंधन कैसे होना है, उपस्थिति और अभिलेख, समन्वय मीटिंग कैसे होनी है। और पुस्तकालय के अंदर प्रयोगशाला, खेल, परामर्श, ये सारी जो सहायक सेवाएं हैं ये इसके अंदर आ गई। शिक्षा एवं कर्मचारी, तो जो शिक्षक एवं कर्मचारी है, कर्मचारी इसके अंदर इन सब
के लिए यानी 3 विभागों के लिए अलग अलग, जैसे शिक्षक है, लिपिक है, सहायक कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, चौकीदार, ये इन तीनों से ही मिलकर आपको दिखेंगे। उसके नीचे आ जाएंगे जो छात्र हैं, स्टूडेंट है, वो है। आप इस चार्ट से अच्छे से एक पूरे संगठन को समझ पाए होंगे। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं कि सशक्त संगठन के बिना, यानी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग संगठन के बिना ना तो संसाधनों का सही उपयोग हो सकता है और ना ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर आपके पास एक अच्छा संगठन नहीं है, एक मजबूत संगठन नहीं है किसी भी कॉलेज के पास, तो ना ही संसाधनों का सही उपयोग हो पाएगा और ना ही लक्ष्यों की प्राप्ति सही से हो पाएगी। अब आगे दूसरा देखते हैं, कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। तो कार्मिक प्रशासन का संबंध है शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की भांति नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, मूल्यांकन तथा कल्याण से है। तो देखिए पहले जो कार्मिक प्रशासन का मतलब आप समझे, इसका संबंध किससे है? शिक्षा संस्थाओं में जो कार्यरत व्यक्ति है उनकी भर्ती कैसे होनी है, नियुक्ति, उनको प्रशिक्षण का विकास कैसे होना है, पदोन्नति, मूल्यांकन और कल्याण से है। तो यहाँ पे देखते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो इनका कार्मिक की भर्ती एवं चयन इनका काम है, इस डिपार्टमेंट का। उसके बाद शिक्षक, लिपिक, चपरासी, प्रयोग सहायक इन सब की क्या करेगा, ये नियुक्ति करेगा। दूसरा है उन्हें उचित कार्य आवंटित करना, नियुक्ति हो गई। उसके बाद क्या उन्हें उचित कार्य मिला या नहीं मिला, तो उचित कार्य देने का काम भी इसी प्रशासन के अंदर आएगा। उसके बाद प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक विकास, तो उनको ट्रेनिंग देना और उनका व्यवसायिक विकास करना, ये भी इनके अंदर आएगा। कार्य का मूल्यांकन एवं पदोन्नति देना, ये भी इनके अंदर आएगा। और ये इसके कार्य हैं यहाँ किसके, कार्मिक प्रशासन के। तो कार्मिक प्रशासन के यहाँ पे कार्य आपको बताए गए हैं। वैसे आप खुद से भी इसे अच्छे से इजीली समझ सकते हैं। कार्मिक मतलब कि कर्मचारियों की भर्ती चयन कैसे होना है। अब भर्ती और चयन हो गया, उसके बाद उन्हें उचित कार्य कैसे बांटने हैं, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग या व्यवहारिक उनका विकास कैसे करना है। सेकंड चीज है कार्यों का मूल्यांकन और पदोन्नति, क्या वो सही से काम कर पा रहे हैं। अगर जो सही से काम करेंगे उनकी पदोन्नति करना भी क्या है, कार्मिक विभाग का ही काम है। उसके बाद क्या है, कल्याण एवं प्रेरणा प्रदान करना, यानी उनका कल्याण करना, उनको वेतन वगैरह देना और उन्हें प्रेरणा प्रदान करना। अनुशासन एवं कार्य संतोष बनाए रखना, यानी एक डिसिप्लिन बनाए रखना और जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उस कार्य से संतोष बनाए रखना। अब है कार्मिक प्रशासन के उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उसे टीजीटी पीजीटी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। सहायक शिक्षक इसकी नियुक्ति। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक विभाग है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक संस्था है, तो इसी में एक कार्मिक विभाग है। तो आप देखो यहाँ पे इनके प्रमुख उदाहरण, ये जो कार्य करेंगे, शिक्षकों की नियुक्ति, कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी इसी के अंदर आएगा। जैसे हमें अभी प्रशिक्षण मिलता है या फिर डीएलएड वगैरह करते हैं, डाइट वगैरह मिलती है। और कार्य विभाजन कैसे होगा, ये भी यही करेगा। कार्यों का मूल्यांकन कैसे होगा, यानी ये भी इसी का विभाग का काम है। पदोन्नति करना, पदों की उन्नति करना भी इसी विभाग का काम है। कर्मचारी कल्याण करना, ये भी इसी का काम है। अनुशासन को बनाए रखना, ये भी इसी विभाग का काम है। आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब है वित्तीय प्रशासन। अब हमने कार्मिक प्रशासन देखा, अब दूसरा है वित्तीय प्रशासन। तो ये वित्त से जुड़े हुए जितने भी काम है वो करेगा। वित्तीय प्रशासन, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन देखो, तो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन का संबंध शैक्षिक संस्थानों के आय, यानी जो भी संस्थान है, यानी जो कोई भी शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान है, उनको आय व्यय का काम प्रदान करना, बजट निर्माण करना, लेखा जोखा रखना, जो भी आय व्यय है उसका, और लेखा प्रशिक्षण एवं वित्तीय नियंत्रण करना, यानी जो वित्तीय से जुड़े हुए जितने भी काम है वो वित्तीय प्रशासन के अंदर आएंगे। इसका प्रमुख कार्य होता है बजट बनाना एवं स्वीकृत करना, वार्षिक बजट तैयार कर प्रबंधन समिति से स्वीकृत करना। दूसरा है आय के स्रोतों का प्रबंधन करना, जो भी आय के स्रोत है, जैसे सरकारी अनुदान हो गया, शुल्क दान हो गया, अनुदान योजनाएं हो गई, ये सारी चीजें। तीसरा है व्यय का नियोजन एवं नियंत्रित करना। उसके बाद है लेखा जोखा एवं अभिलेख रखना, जो भी लेखा जोखा है वो अभिलेख रखना, और लेखा प्रशिक्षण करना। तो ये सारी चीजें आप इसका उदाहरण पढ़ सकते हैं। वित्तीय नियमों एवं नीतियों का पालन करना, तो जितनी भी वित्तीय से जुड़ी हुई नियम है, नीति है, उनका पालन करना। अगला चीज है यहाँ पे वित्तीय प्रशासन के प्रमुख उदाहरण आप देख सकते हैं। तो उदाहरण के अंदर है विद्यालय का वार्षिक बजट तैयार करना, अनुदान प्रदान प्राप्त करना, जैसे कि यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें, तो अनुदान प्रदान करना हो गया। देखो ना, बहुत सारे अभियान चले जाते हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो उस अभियान के लिए अनुदान वगैरह प्रदान करना। फीस संग्रह एवं प्रबंधन भी इसके अंदर आएगा। व्यय नियंत्रित करना, लेखा अभिलेख रखना, लेखा प्रशिक्षण, वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। एक जो इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे इससे रिलेटेड, वो देखो, कार्मिक जो प्रशासन में मनुष्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है, लेकिन वित्तीय प्रशासन में जो वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग और नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है। दोनों का उद्देश्य जो है वो शैक्षिक संस्थानों के उद्देश्यों की प्रभावी एवं कुशल पूर्ति करना है। थर्ड, इसका स्कोप देखते हैं, पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्रबंधन, शिक्षण प्रबंधन, यानी करिकुलम कैसे तैयार होगा, इसके लिए एक अलग से है। उसके बाद छात्र प्रशासन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से है। तो ये परीक्षा एवं मूल्यांकन वाला है, इसको एक एक करके हम समझते हैं जल्दी से। और इस तरह से पूरे हमने इसके अंदर 10 रखे हुए हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीजें। इसको हम जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा यानी करिकुलम, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, और थोड़ा अब स्पीड से देखने की कोशिश करेंगे चीजों को। तो
तो देखिए इसके अंदर यह क्षेत्र क्या है, पाठ्य चर्चा यानी करिकुलम से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण होगा और उसको कैसे क्रियान्वयन करना है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कैसे संचालन करना है, इससे संबंधित कार्य यहाँ पे होंगे। प्रमुख कार्य है पाठ्य चर्चा का निर्माण एवं विकास करना, जैसे एनसीईआरटी पाठ्य चर्चा है या फिर राज्य पाठ्य चर्चा है। उसके बाद पाठ्यक्रम है जो करिकुलम है उसका क्रियान्वयन कैसे होना है, कक्षा में कैसे उसको लागू करना है। शिक्षण विधि का चयन एवं प्रयोग यानी कौन सी शिक्षण विधि का चयन करना है, व्याख्यान, समूह चर्चा या प्रोजेक्ट वाला। शिक्षण सामग्री एवं सहायक संसाधनों का उपयोग कैसे होना है। शिक्षक सहायक सामग्री को आप जानते हैं, चार्ट, मॉडल, आईसीटी, स्मार्ट बोर्ड, ये सारी चीजें। सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण करना भी इसका प्रमुख काम आ जाता है। और शिक्षण का मूल्यांकन एवं सुधार करना, तो शिक्षण में क्या मूल्यांकन है, सुधार है, फीडबैक से संबंधित कार्य भी आ जाएंगे। तो इसका प्रमुख उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे नवीन पाठ्यक्रम जो हमारा एनईपी 2020 के अनुसार चेंज हुआ, और जो समेकित पाठ्यक्रम है यानी जैसे नए पाठ्यक्रम जोड़े गए, कला, विज्ञान, खेल, इनसे रिलेटेड यानी समावेशी पाठ्यक्रम कैसे जोड़ा जाए। और गतिविधि निर्धारण, जैसे गतिविधि आधारित एक्टिविटी रिलेटेड एजुकेशन कैसे दी जाए। और अनुभवनात्मक शिक्षण कैसे, अनुभव के आधार पर कैसे, जैसे शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य करा के कैसे अनुभव के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाए। आईसीटी आधारित शिक्षण कैसे दिया जाए, यानी आईसीटी मतलब स्मार्ट क्लास और ई कंटेंट वाला कैसे प्रोवाइड कराया जाए। सतत एवं समग्र विकास कैसे हो पाए, ये सारी इसका उदाहरण है। अब देखिए छात्र प्रशासन देखते हैं अगला। तो छात्र प्रशासन यह क्षेत्र विद्यार्थी के प्रवेश, अधिकार, अनुशासन, परामर्श, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो ये जो क्षेत्र है विद्यार्थी के प्रवेश से, अधिकार से, अनुशासन, परामर्श, कल्याण और सर्वांगीण विकास से संबंधित है। इसके अंदर विद्यार्थियों के प्रवेश, नामांकन से रिलेटेड कार्य होते हैं, उपस्थिति एवं अनुशासन बनाए रखने से रिलेटेड कार्य होते हैं, छात्र परामर्श और मार्गदर्शन से रिलेटेड कार्य होंगे, और छात्र कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे छात्र कल्याणकारी, और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां कराई जाएंगी, छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व उसका विकास होगा। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं प्रमुख, जैसे प्रवेश प्रबंधन यानी ऑनलाइन प्रवेश, मेरिट लिस्ट निकालकर, अनुशासन प्रबंधन, विद्यालय आचार संहिता यानी दंड पुरस्कार, ये सारी चीजें, परामर्श सेवाएं जैसे करियर काउंसलिंग वगैरह करवा के, छात्र कल्याणकारी योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और स्वास्थ्य जांच, ये सारी चीजें। उसके बाद और भी उदाहरण है सह पाठ्यक्रम गतिविधि, जैसे एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड होते हैं, खेलकूद संबंधित प्रतियोगिता, छात्र सहभागिता बनाने के लिए छात्र संसद, नेतृत्व प्रशिक्षण यानी क्लब कार्य, ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पाठ्य चर्चा एवं जो शिक्षण प्रशासन का उद्देश्य होता है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। छात्र प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण को बढ़ावा देना होता है। दोनों क्षेत्रों में समन्वय से ही शैक्षिक संस्थान में सफलतापूर्ण अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। सातवां स्कोप इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं, इसके अंदर परीक्षा एवं मूल्यांकन होता है, एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन आएगा, यानी यह क्षेत्र विद्यार्थियों के अधिगम की जांच, मापन और मूल्यांकन से संबंधित है। देखो प्रमुख कार्य और उदाहरण जल्दी जल्दी समझते हैं इसकी। जितनी भी परीक्षा प्रणाली की योजना बनाना है, जैसे वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा, यही बनाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना भी इसी का काम है, प्रश्न पत्र के सेट बनाना, ये सारी चीजें। मूल्यांकन की विधि निर्धारित करना यानी कौन से मेथड से मूल्यांकन होगा, ये भी इसका काम है। परिणाम तैयार करना और विश्लेषण करना, जो रिजल्ट निकालना, वो भी सारा काम है। मूल्यांकन के आधार पर सुधारात्मक उपाय करना, जो भी रिजल्ट आया है उसके आधार पर क्या सुधार हो सकता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी इसका काम है। अब देखो इसके कुछ जो प्रमुख इसके उदाहरण है वो है आंतरिक मूल्यांकन, जैसे क्लास टेस्ट और असाइनमेंट होता है। बाह्य मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा, यूनिवर्सिटी परीक्षा होती है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली सीबीटी, ओमार सीट आधारित होती है। मूल्यांकन पर आधारित पर उपकरण जैसे हमारी चेकलिस्ट वगैरह होती हैं, रेटिंग स्केल्स होती हैं, वो सारी हो गई। परिणाम विश्लेषण, ग्रेड विश्लेषण या फिर सीखने की उपलब्धि हो गया। और मानवीकृत परीक्षण भी आता है और फीडबैक आधारित सुधार भी है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आठवां हम लोग देखते हैं, इससे क्वेश्चन भी बनता है, ये इसमें डिफरेंस करने को भी बनता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण, तो सुपरविजन और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है, ऐसे करके मैंने पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में देखा था। तो यह क्षेत्र शैक्षिक कार्यक्रम के प्रभावी संचालन, नियंत्रण, मार्गदर्शन एवं गुणवत्ता सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्यक्रम के क्या कार्यक्रम प्रभावी ढंग से संचालन हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है, उसका मार्गदर्शन और गुणवत्ता सुधार से संबंधित है। देखिए प्रमुख कार्य और निरीक्षण और जो पर्यवेक्षण होता है उसमें प्रशासन के प्रमुख उदाहरण देखते हैं। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। और दूसरी चीज है कि शिक्षकों का मार्गदर्शन और सहयोग करना, यानी शिक्षकों को मार्गदर्शन गाइड करेगा और उन्हें सहयोग करेगा। दूसरा है शैक्षिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, यानी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी जांच और निरीक्षण से संबंधित कार्य करना। समस्या की पहचान कर समाधान के लिए सुझाव देना, शिक्षकों के व्यवहारिक विकास को बढ़ावा देना, विद्यालय के कार्यों को नियमित निगरानी प्रदान करना। कुछ इसके आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कक्षा अवलोकन, शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया देखना, यानी कक्षा का अवलोकन करना, शिक्षण प्रक्रिया देखना किस अकॉर्डिंग टीचिंग हो रही है। सेकंड चीज है शैक्षिक निरीक्षण, प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा का निरीक्षण एक उसका उदाहरण हो सकता है। समूह पर्यवेक्षण, यानी जैसे बैठकें होती है ना, समूह
प्रशिक्षण के लिए बैठकें होती हैं टीचर्स की, वो सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद है परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों को गाइड करना, ये भी आ जाएगा। प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद है शिक्षक मूल्यांकन, अनुशासन और व्यवस्था पर निगरानी रखना, ये सारे इसके उदाहरण है। की पॉइंट्स कुछ आप इसे याद ही रख के जाइएगा एग्जाम्स के लिए। शिक्षा एवं मूल्यांकन से विद्यार्थियों की उपलब्धि का सही आकलन किया जा सकता है। जो परीक्षा है और मूल्यांकन है उससे विद्यार्थियों का जो सही आकलन है वो करा जा सकता है। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से जो है शैक्षिक कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावशीलता के में सुधार लाया जा सकता है, क्वालिटी में जो उसके सुधार लाया जा सकता है और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये दोनों क्षेत्र विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेकंड है नियमित फीडबैक, मूल्यांकन, मार्गदर्शन से विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। अब 9th देखते हैं इसका स्कोप क्या है। मतलब अगला जो हमारा स्कोप है वो स्कूल समुदाय संबंध, यानी विद्यालय समुदाय संबंध, स्कूल कम्युनिटी रिलेशन। यह क्षेत्र विद्यालय और समुदाय के मध्यस्थ सहभागिता एवं समन्वय स्थापित करने से संबंधित है। अब उसके बाद देखिए इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। समुदाय की सहभागिता प्राप्त करना, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना स्कूल से रिलेटेड, यानी विद्यालय प्रबंधन की समिति, पीटीएम वगैरह, ये सारी चीजें हो जाएंगी। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल का, यानी जो प्रबंधन है, जो विद्यालय को का प्रबंधन कर रहा है उसको उनकी जो मीटिंग है उससे संबंधित पीटीएम है। हाँ, ये अब उससे संबंधित समिति है। सेकंड चीज है विद्यालय के कार्यक्रम वो में समुदाय का सहयोग लेना, यानी जो विद्यालय के कार्यक्रम है उसमें समुदाय का सहयोग लेना, जैसे खेल कूद हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया। अब उसके बाद है स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, जैसे पुस्तकालय, स्थानीय विशेषज्ञ, समुदाय की आवश्यकता को समझना, यानी उसके बाद है राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, विद्यालय के समुदाय का केंद्र बनना। देखो इसके जो एग्जाम्पल है विद्यालय प्रबंधन समिति, इसकी प्रमुख एग्जाम्पल आ जाएगी। आप इस बात को समझे ना, जितने भी स्कूल चल रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए भी तो विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, उसकी बात हो रही है। उसके बाद है अभिभावक शिक्षण संगठन है, स्थानीय निकायों का सहयोग है, जैसे पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय विशेषज्ञों का व्याख्यान, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रम, कम्युनिटी सर्विस वाले कार्यक्रम जो भी चलाए जाते हैं, दत्तक विद्यालय योजना, अडॉप्ट स्कूल प्रोग्राम्स वगैरह है, और सीआरएस गतिविधियों का कराना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सहयोग। 8th है भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। यह क्षेत्र विद्यालय के भौतिक सुविधाओं, उपकरणों, प्रौद्योगिकी और अधोसंरचना के नियोजन, उपयोग और रखरखाव के उन्नयन से संबंधित है। अब थोड़ा देखते हैं भवन एवं अधोसंरचना का नियोजन और निर्माण करना, जैसे कि कक्षाओं का निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों का निर्माण करना। फर्नीचर सेकंड है यहाँ पे कि फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था करना, जो भी फर्नीचर है, अदर उपकरण है, उसकी व्यवस्था करना। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल्स हो गया, ग्लोब्स हो गया, आईसीटी सामग्री है। प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं प्रबंधन करना, रख रखाव एवं मरम्मत की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें आएंगी। फिर संसाधनों का समुचित उपयोग एवं संरक्षण करना। अब देखिए यहाँ पे चीजों को, जो भौतिक प्रबंधन का एक आप रूपरेखा किस तरह से देख सकते हैं। पहले अगर भौतिक प्रबंधन आपको करना है तो आवश्यकता का आकलन करना पड़ेगा, उसके बाद नियोजन करना पड़ेगा, यानी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं। क्रय और व्यवस्था करनी पड़ेगी यहाँ पे, और उसके बाद उपयोग होगा, फिर रख रखाव, मूल्यांकन और उन्नयन एवं सुधार। तो सबसे पहले नीड को समझेंगे, प्लानिंग करेंगे कि नीड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रय की यानी वित्तीय व्यवस्था देखेंगे कि कैसे अकॉर्डिंग क्रय होगी, चीजें क्रय होंगी। उसके बाद है उपयोग क्या होगा, फिर उसका रखरखाव भी करना पड़ेगा। उसके बाद मूल्यांकन होगा, फिर देखेंगे कि क्या क्या सुधार आया है चीजों का उपयोग करके। प्रमुख प्रकार जो होते हैं इसके, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 3 आप के प्रमुख प्रकार के अंदर 4 प्रकार है। बहुत आसान है इनको याद रखना और समझना। सबसे पहले जो शैक्षिक संसाधन आएंगे, यानी जो भी रिसोर्स शिक्षा से संबंधित है, जैसे पुस्तकें हो गई, मॉडल, चार्ट, प्रयोगशाला, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आएगी आपकी अवसंरचनात्मक संसाधन, जैसे भवन, कक्षाएं, फर्नीचर, प्रयोगशाला, संरचना से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी हैं यहाँ पे चीजें। उसके बाद टेक्निकी संसाधन आएंगे, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्ट, प्रिंटर, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका आएगा सपोर्ट सर्विस, समर्थन सेवाएं, जैसे बिजली, जल आपूर्ति, सफाई, सुरक्षा, ये सारी चीजें। अब गुणवत्ता, अनुशासन एवं अनुसंधान, यानी क्वालिटी आप कैसे प्रोवाइड करें। यह क्षेत्र जो है शिक्षा की गुणवत्ता के से सुधार और मानवीकरण, मूल्यांकन और अनुसंधान के माध्यम से सतत विकास करता है। तो यह क्षेत्र भी तो शिक्षा का विकास करेगा, लेकिन कैसे, सुधार को देख करके और मानकीकरण करके, मूल्यांकन करके और अनुसंधान के माध्यम से। देखो कुछ इसके प्रमुख कार्य समझते फिर आप समझ पाएंगे। गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करना, और पहला इसका कार्य है
उसके बाद है शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है, यानी जो भी काम हो रखा है उसका किस अकॉर्डिंग मूल्यांकन हुआ है, मूल्यांकन कैसे करना है, मूल्यांकन करके नहीं कार्यक्रम कितना अच्छा रहा, कितना क्या उससे प्रॉफिट हुआ, इस चीज का मूल्यांकन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, यानी कंटिन्यूअस और एक बड़े लेवल पे मूल्यांकन करना। और दूसरी चीज है स्रोत एवं नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, भी इसका कार्य है। डाटा संग्रह करके विश्लेषण करना भी इसी का कार्य है। प्रमाणीकरण और प्रत्यायन करना भी इसका कार्य है। और साक्षर आधारित निर्णय लेना भी इसी के अंदर आएगा। तो अब देखिए गुणवत्ता जो आश्वासन और अनुसंधान के प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। पहले आएगा NAAC द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करना। उसके बाद है NIRF रैंकिंग, यानी उच्च शिक्षा संसाधनों की जो रैंकिंग होती है। एक्शन रिसर्च, यानी कक्षा शिक्षण की समस्या पर शोध। शैक्षिक नवाचार, नई शिक्षण पद्धति का चयन। डाटा आधारित निर्णय प्रणाली। गुणवत्ता जो ऑडिंग है वो सारी चीजें आ जाएंगी। नियमित प्रतिपुष्टि प्रणाली इसके अंदर आएगी। शैक्षिक नीति के लिए अनुसंधान इसके अंदर आएगा। अब लास्ट देखते हैं आधुनिक परिक्षे में शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र, तो मॉडर्न जो स्कोप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। समय के साथ साथ जो शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र विस्तृत हुआ है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह अधिक समावेशी, प्रौद्योगिकी समर्थन और कौशल आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। तो जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसकी विशेषता अगर आप समझें तो इंक्लूसिव एजुकेशन पर बल देना। सेकंड है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होना जरूरी है, बोल रहे हैं शिक्षा में। कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा का समावेश होना भी बहुत जरूरी है, यानी एजुकेशन के में स्किल का डेवलपमेंट होना और जो व्यावसायिक आधारित शिक्षा को देना बहुत जरूरी है, बोल रहे हैं। बहुविषयक और लचीलापन पाठ्यक्रम होना जरूरी है। और सतत विकास एवं पर्यावरण शिक्षा देना। संस्थागत जो स्वायत्तता और जवाबदेही देना बहुत जरूरी है। सेकंड है समुदाय की सहभागिता एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए लास्ट हम ये देखते हैं कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं इतने सारी चीजों को एक ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये जो संगठन है ना, ये जो भी इसके क्षेत्र हैं, स्कोप्स हैं, उसको याद रखने की ट्रिक देखते हैं। तो आप याद रखना, सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद संगठन बनेगा, यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहला स्कोप देखा था ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का, उसके बाद संगठन ऑर्गेनाइजेशन का देखा, फिर स्टाफ और फिर वित्तीय संबंधित हो गया, उसके बाद शिक्षा से संबंधित हमने सारे देखे थे। तो यहाँ पे कुछ आप ऐसे याद रख सकते हैं। P से प्लानिंग नियोजन, O से ऑर्गेनाइजेशन, POS से स्टाफ यानी कार्मिक व्यवस्था से संबंधित, D से डायरेक्टिंग निर्देशन, कोऑर्डिनेशन समन्वय, R से रिपोर्टिंग प्रतिवेदन और B से बजट निर्माण और वित्तीय प्रबंधन के लिए। तो सबसे पहले इसकी 7 सीढ़ियां आप याद रखना है, इजी ट्रिक है लर्न करने की। POSD को RB, मैं तो ऐसे ही याद रख रही हूँ उसको। प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, स्टाफ रखो। सबसे पहले प्लानिंग बनाओ, ऑर्गेनाइज करो, स्टाफ रखो, डायरेक्शन दो और कोऑर्डिनेशन करो, रिपोर्ट बनाओ और उसके बाद था बजट उसके संभालो। ये सारी चीजें हैं। तो आप ना निष्कर्षण भी लिख के आएंगे एग्जाम में, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि जो निष्कर्षण में जो भी आपने लिखा ना, और जो भी आपने को पूरा पता है स्कोप्स के बारे में, उसको कुछ लाइंस में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है इसके स्कोप्स। इसमें जो शिक्षण नियोजन है, सबसे पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और उसके बाद आएगा पाठ्य चर्चा एवं शिक्षण, छात्र प्रशासन, परीक्षा उन्मूलन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, विद्यालय समुदाय संबंध, भौतिक संस्थान और शिक्षण तकनीकी तथा गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्रभावी से शैक्षिक प्रशासन उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं विद्यालयों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में NEP 2020 ICT समावेशी शिक्षा तथा नवाचार ने इसके क्षेत्र की ओर अधिक व्यापक और प्रशासनिक बना दिया है। तो ये आप लिख के लाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये अगला टॉपिक, नीड्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, अगले टॉपिक की वीडियो आपको जल्द आएगी। कमेंट में बताना है वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन से स्टेट से इस टॉपिक की वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।